नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शर्मनाक खामोशी, शर्मनाक खुलासा। और जिस विषय पर चर्चा होगी वो है महिला पहलवान, जिन्होंने दर्ज कराई है एफआईआर। और जिस सज्जन ताकतवर प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड सज्जन सज्जन बोलना भी गलत होगा, सांसद हमारे पूर्व ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, भारतीय कुश्ती संघ के, क्षमा कीजिएगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो एफआईआर में जो मजमून है वो खुलासा हुआ है, तो देश शर्म से शर्मिंदा है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जी, मैं प्रेम कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में इस बात को लेकर क्षोभ है, लोग क्षुब्ध हैं, लोग गुस्से में हैं कि एक एफआईआर में ऐसी ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे देश के नामचीन महिला खिलाड़ी जो देश के लिए पदक लाते हैं, सम्मान लाते हैं, संघर्ष से आम लोगों के घर में पैदा हुई ये प्रतिभाएं संघर्ष करके देश को मुकाम पहुंचाती हैं, सम्मान दिलाती हैं, उनको इस मुकाम तक पहुंचने में किस तरह के ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है जिसको बताने में शर्म आती है। उसका खुलासा हुआ एफआईआर में। जो महिला 10 मामलों का जिक्र है, 10 मामलों का। भाई, हमारे जो पहलवानी संघ के जो प्रमुख रहे, इस्तीफा जिन्होंने दिया है, जिन पर पॉक्सो एक्ट लगा है, जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो महिला खिलाड़ी की सांस समझा करते थे। सांस की गति कैसी है बताइए, कितने बड़े एक्सपर्ट होंगे वो। और ऐसा करने के लिए वो टी शर्ट उतरवा लिया करते थे महिला खिलाड़ी की। इस बात का खुलासा हुआ है। अतप्रभ हैं हम, चौंक गए हैं हम, ये क्या हो रहा है। नाबालिग महिला खिलाड़ी, पहलवान जो रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके दफ्तर में उनको बुलाया जाता है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश होती है, किसी तरह से बच निकलती है। महिला खिलाड़ी समूह में निकला करते थे कि कहीं अकेले में ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके गुर्गे उसको पकड़ न ले। बताइए, इस तरह का संघर्ष करते हुए हमारी महिलाओं ने जो सम्मान, मेडल देश के लिए हासिल किया, वो कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। और आज जब इस बात को एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, पुलिस पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करती है लेकिन गिरफ्तार नहीं करती, और ये शख्स साधु संतों को इकट्ठा करके सम्मेलन और रैली करने की घोषणा करता है। वैसे आज ये रैली स्थगित कर दी गई है, ये इस खुलासे का दबाव हो सकता है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। आज भी बीजेपी खामोश है, जिसका वो सांसद है व्यक्ति खामोश है, सत्ता चुप है। प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्हीं महिला खिलाड़ियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर इन्होंने बताया था कि इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इग्नोर कर दिया। उन लोगों को जिनको उन्होंने बेटी कहा था, इग्नोर कर दिया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री, उनको महिला खिलाड़ियों ने कहा था, इग्नोर कर दिया। और आज सब इन्हीं महिला खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि धीरज रखिए, जांच का इंतजार कीजिए, पुलिस जांच कर रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा है, कितना शर्म के दौर से हम गुजर रहे हैं कि इन एफआईआर में दर्ज खुलासे ने हमें शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ये खामोशी, सरकार की ये खामोशी, सत्ताधारी दल की ये खामोशी, उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है। इसी के साथ आज हम अपने पैनलिस्ट साथियों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेश गुप्ता जी, जो
और हमारे साथी भी रहे हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, एंकर रहे हैं, कई चैनलों में आपने एंकरिंग की है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में आप हैं और कला के क्षेत्र में भी हैं। आप एकेडमी भी चलाते हैं, बच्चों को डांस सिखाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे साथ ओम नाथ जी हैं, युवा पत्रकार, और बहुत स्पष्टता के साथ क्या एंगल देते हैं। मैं तो कायल हो गया ओम नाथ जी का बीते 2 दिनों में जो आपने एंगल दिया है। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी, जो लोकतंत्र के प्रति एक ऐसी राय रखते हैं जो देश के लिए बदलावकारी हो सकता है अगर देश उस पर अमल करे। वो दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की जो कमियां हैं उसको लोग समझें और हमारे देश को में लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं देवेश जी के पास आता हूं। देवेश जी, आप तो क्राइम की दुनिया में भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, क्राइम के शोज बड़े बड़े चला चुके हैं। ये मामला तो क्राइम का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, ये तो कॉकटेल है, बोलते हैं ना कॉकटेल है। इसमें थ्रिलर है, सस्पेंस है, इसमें सत्ता की मिली भगत है, पुलिस की मिली भगत है, सेक्स है, रोमांच है, सब कुछ है इसमें। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और बड़ी आज जब ये मैंने खबर पढ़ी और जब ये पता चला कि एफआईआर में किस तरह के आरोप लगाए गए, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने शायद दो पहलवानों के केस की एफआईआर की पहले भी एक खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने बताए थे, कुछ एक आरोप बताए थे, लेकिन आज सभी 7 पहलवानों के आरोप जो हैं जब सामने आए हैं तो वाकई ये बड़ा शर्म से सर झुकने वाली बात है और बहुत ज्यादा दुखदाई है ये। वाकई आपने सही कहा कि किन परिस्थितियों में हमारे पहलवानों ने कितना स्ट्रगल करके जो है अपने आप को वहां जुझारू तरीके से बनाए रखा। और ये तो कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं, ऐसे बहुत से और पत्रकार रहे होंगे जिन्होंने जो आज भी स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने करियर को लेकर। जी, खिलाड़ी तो जी, बहुत सारे पहलवान खिलाड़ी, जी बिल्कुल खिलाड़ी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं होंगे जो आज भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। और ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि जिस तरह से जब पदक आते हैं, देखिए जब पदक आते हैं तो पूरा देश उन्हें जो है कंधों पे बिठाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी उनको कहते हैं कि ये हमारी बेटी जैसी है और इसको तो हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और उसके बाद वो बेटी उनकी 1 महीने तक वहां उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी रही और प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कभी बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में भी बात नहीं की। किस किस से नहीं वो लोग मिले। तो इतनी स्ट्रगल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो एक्सप्रेस की खबर आई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद कुछ अंदर से हिल रही है, क्योंकि इस खबर के अलावा इन पहलवानों को जो साथ मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी कई सांसद जो हैं अब एक पंक्ति बोलने का मन हो रहा है। आप जो बात बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर इतने समय से ये आंदोलनरत है महिला पहलवान हमारी, कोई सुन नहीं रहा है। क्या इनको भी अमेरिका में जाके धरना देना पड़ेगा? सही बात है, सही। देखिए धरना का कल्चर ही बीजेपी मानती नहीं। वो तो पहले ही कहते हैं कि धरना मतलब आंदोलन जीवी एक शब्द का इस्तेमाल किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे राजनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार में कोई जो है इस्तीफा नहीं होता है, हम इस्तीफा पे भरोसा नहीं करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, हमें जो करना है करना है। जब बिल्कुल अति हो जाती है, जब उनको लगता है कि नहीं भैया अब तो बहुत समस्या हो जाएगी, तब थोड़ा बहुत, जैसे किसानों के मामले में उनको बिल तभी वापस लिया उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उनको लगा कि भाई अब तो जो है मसला खराब हो रहा है और उन्होंने बिल वापस ले लिया। अब जब उन्होंने देखा कि ये जो आरोप वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं, ये एफआईआर के जो आरोप सामने आए हैं, अब भी अगर ये जो 5 तारीख को इनका जो अयोध्या में होने वाला सम्मेलन है हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती बीजेपी की। तो बीजेपी ने ये जो एक कदम किया है, एक कदम उठाया है, इसमें जो ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको मन बना रहे हैं कि शायद, मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है अब आने वाले हफ्ता 10 दिन में इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और कुछ आगे बढ़े ये मामला, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी थोड़ी प्रेशर में आई। जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूं। आज थोड़ा पहले सर आपके पास आ रहा हूं,
तो मामला बहुत गंभीर है। आपके पास बहुत अनुभव है, आपने खिलाड़ियों की एक पूरी कई पीढ़ियां आपने देखी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा होगा जैसा आज देखने को मिल रहा है। आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम ने खुल करके महिला खिलाड़ियों के साथ आने का फैसला किया है, और ये बहुत बड़ा फैसला। आज तक सारे खिलाड़ी चुप हैं। खिलाड़ियों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार भारत रत्न, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसी खिलाड़ी को अगर दिया गया तो वो है सचिन तेंदुलकर, किसी और को नहीं दिया गया। लेकिन चुप हैं सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत से तो हम लोग उम्मीद भी करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी समूह 1983 के वर्ल्ड कप टीम का समूह अगर हिम्मत दिखा रहा है तो हमें उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, इनको न्याय मिल पाएगा महिलाओं को? धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, इनको न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। आज ये हो सकता है कि आज नहीं मिलेगा तो कुछ समय के बाद मिलेगा। इनको न्याय तो मिलना ही मिलना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इनको न्याय ना मिले। अब क्योंकि ये सारा मामला राजनीति से संबंधित है, तो आज के दिन तो देखिए, जो ये सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है, 2014 के अंदर पता नहीं कैसे कैसी बातें करके हिंदू 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 की बातें कर करके ये लोग सत्ता के अंदर आए और लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया। आज की ये जो चौधरी घटना साहब, है, ये महिला खिलाड़ी तो मुसलमान भी नहीं है। हाँ, मैं यही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये तो आज के दिन सत्ताधारी भी हिंदू, खिलाड़ी भी हिंदू, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया वो भी हिंदू, इनके सारी पुलिस वाले भी हिंदू, न्यायालय भी हिंदू, और शायद और जितने भी विभाग के लोग हैं वो भी सारे के सारे हिंदू। क्या हो गया इन हिंदुओं को? क्या इन्होंने इसी तरीके का हिंदू समाज के अंदर इसी तरीके की व्यवस्था के लिए ये हिंदू बने थे? क्या हिंदुओं के अंदर इसी तरीके की व्यवस्था होती है? ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए आपने हिंदुओं को समर्थन दिया था? सबसे बड़ी बात यही है कि हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया, अपने गले में जानबूझकर हमने अपने आफत के फंदे डाले हमने अपने गले के अंदर, ये समझते हुए भी कि ये राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, ये पक्षपात और भेदभाव भरी राजनीतिक व्यवस्था है, और इसी के अंदर हमारे को इस तरीके के दुर्व्यवहार देखने को मिलते हैं हमारी बहन और बेटियों के साथ में। मैं इसको बिल्कुल एक सीधा एक राजनीतिक आरोप लगाते हुए ये मानता हूं कि इसके अंदर राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की तो समस्या की तो गलतियां हैं ही हैं। थोड़ी सी गलती हमारे लोगों की भी है कि हम ऐसे राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन देते रहते हैं और बहुत देर तक समर्थन देते रहते हैं। आज हमारी क्या मजबूरी है, क्या लाचारी, क्या व्यवस्था है कि जो हम सड़कों पर नहीं आते? क्यों नहीं आते इन खिलाड़ियों के पक्ष में? खाली एक महीनों के बाद में किसी ने समर्थन दे दिया, किसी ने कोई हमारे पक्ष, इन खिलाड़ियों के पक्ष के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, वो तो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। आज क्यों आए? इनको तो परेशान होते हुए, इनको पिटते हुए कितना टाइम हो गया, इनको रोते हुए कितना समय बीत चुका है। मैं तो देखिए प्रेम जी, मेरा तो मन इतना व्यथित है, इतना मैं परेशान हूँ इस टाइम पर, और विशेष रूप से जब मैं अपनी बहन और बेटियों का दुख दर्द देखने लगता हूँ तो मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ। जी, ये भावुक हो रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। हमें देखिए, निश्चित रूप से जी हमारे को लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था का मुकाबला करना पड़ेगा, इसका बदला लेना पड़ेगा, और हमें संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक व्यवस्था जड़ से समाप्त हो जाए, जिससे कि भविष्य के अंदर कभी भी हमारी बहन बेटियों के साथ में या गरीब लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में अन्याय ना हो। कुछ लोग चौधरी साहब, उनके मालिक बने, राजनीतिक व्यवस्था के अन्याय किया है हमारे ऊपर। चौधरी साहब, हमने
अपराधियों से बदला लेने का काम जो है अपनी सिस्टम को दे रखा है। न्यायालय के होते हुए वो बदला होता है जब उनको दोषी वो प्रूव होते हैं और उनको सजा दी जाती है। और ये सब तब हो जब पूरा सिस्टम ही अगर अपराधियों का सपोर्ट करने लग जाए, जो स्थिति आज पैदा हो रही है, तो ये भाव मन में जरूर आते हैं कि कैसे ये चीजें खत्म होगी, कैसे ये बदला होगा। लेकिन फिर भी हम वो बदले वाले शब्द को सही अर्थ में लेने की गुजारिश करते हैं दर्शकों से। जी सत्यदेव चौधरी। एक सेकंड प्रेम जी, मेरा बदला लेने से मतलब हिंसा से बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं मानता हूं कि हमने एक व्यवस्था बना रखी है, लेकिन जब वो राजनीतिक व्यवस्था असफल हो जाए, अब वो राजनीतिक व्यवस्था सारी बेकार हो जाए, न्याय ना मिले, तो मैं उस राजनीतिक व्यवस्था से बदला लेना चाहता हूं, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी नेता या राजनीतिक दल से। हमें इस राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए हमें इसको संघर्ष करके बदलना है। इसमें बदलाव की बात आप कर रहे हैं। जी इसमें बदलाव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जान समझबूझकर एलैबोरेट किया कि उस पॉइंट पर सबका ध्यान आए और कोई गलत मैसेज हम नहीं दे रहे हैं, हम सही की दिशा में बढ़ रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आपके पास आता हूं कि देखिए चौधरी साहब भाव विवल हो रहे हैं, वो भावना में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहू बेटियां न सिर्फ असुरक्षित हैं बल्कि सड़क पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए सरकार नहीं आ रही है। और हम इंसाफ की बात कर रहे हैं अनिल गुप्ता जी। इंसाफ तो उस मुद्दे पर मिलना बाकी है जो उन्होंने झेले हैं, उनके ऊपर और पुलिस दमन का, पुलिस उत्पीड़न की एक और घटना घट दी जाती है। कितने चीजों में हम इंसाफ की उम्मीद करें, इस बात के लिए इंसाफ मांगे तब तक एक और नाइंसाफी हो जाएगी। ये नाइंसाफी का सिलसिला आवाज उठाने वालों पर कब तक चलेगा अनिल गुप्ता जी? जब तक जनता जागृत नहीं होगी। सत्यदेव चौधरी जी जो कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि हमारी सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है तो इसका दोषी जनता ही है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं या करना नहीं चाहते। तो जनता को इस बात पर सोचना ही पड़ेगा कि इस व्यवस्था में हम कैसे परिवर्तन लाएं, जिनको हमको सरकार की लाठी गोली का मुकाबला न करके हम जनता को आदेश दें और सरकार उनके आदेश के हिसाब से काम करे। वर्तमान व्यवस्था में प्रेम जी, मैं आज एक आपका और अपने सम्मानित दर्शकों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है, माने जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है, वो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, लॉ मेकर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन वो लॉ मेकर जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ उनका कोई संवाद नहीं होता। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें जनता क्या चाहती है, कौन से कानून बनाना चाहती है या सरकार से क्या अपेक्षा करती है, ये जानने का कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। उस सिस्टम को शुरू करने की बहुत आवश्यकता होगी। किसी की भी सरकार आए, किसी भी दल की सरकार आए, मैं तो चाहता हूं कि कोई किसी दल की सरकार ना आए, जनता अपनी सरकार चुने बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के। लेकिन वो भी नहीं होता है, किसी भी दल की भी सरकार आती है तो ये तो होना ही चाहिए कि जनप्रतिनिधि और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मतदाता हैं उनके बीच में संवाद की कोई एक व्यवस्थित सुनियोजित प्रणाली विकसित होनी चाहिए। जी प्रेम जी जी जी, मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओम जी, अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि जनता ही दोषी है जो ऐसे लोगों को चुनती है और ऐसी व्यवस्था बनाती है। तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। जनता तो कभी कांग्रेस को चूज करती है, उससे तंग आ जाती है, तो बीजेपी को बनाती है, उससे तंग आ जाती है, तो गठबंधन की सरकार बनाती है, अदला बदली करते रहती है। और जनता के पास विकल्प क्या है? तो जनता क्या करे? वो तो वोट दे देती, बात खत्म हो जाते। कैसे हल होगा? जनता ही जिम्मेदार है क्या? देखिए, जिम्मेदार कौन है नहीं है आपको बता रहे हैं। जनता तो उनको वोट दी है बीजेपी को अभी,
उनको तो सिलेंडर के लिए वोट दी है, तो वो तो सिलेंडर दिए। उसके बाद जनता उनको वोट दी है, राम मंदिर के लिए दिए। जनता उनको इसलिए वोट तो नहीं दिए कि आप मेरी बेटी को भी सुरक्षित रखिएगा, इसके लिए तो वोट नहीं दिए। तो वो क्यों लेने जाए, उसको क्यों तवज्जो देने जाए कि प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, बैठे। आज सिलेंडर दिए हैं, कल को कुकर दे देंगे, कल को कोई और चीज गिफ्ट दे देंगे और वोट ले लेंगे। जब वही सत बहुमत की बात जब चौधरी जी कहते हैं, तो इन्हीं सब चीजों के लिए कहते हैं कि जब आप उनके अपने आप जब ओरिजिनल बहुमत माने सही बहुमत से जब आप सरकार चुनेंगे, तब वो आपका ख्याल रखेगी। वो तो सिलेंडर देके 5 केजी अनाज देके। ओमनाथ जी, आप जितनी आसानी से और जितनी गंभीर बातें कर रहे हैं, वहां मुझे अपने दर्शकों को थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। आपकी बात समझाने के लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूं, आपकी इजाजत से। कि टोकने का मैंने अपराध किया है। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, धारा प्रवाह बोल रहे थे। वो ये कि जनता माने लोकतंत्र क्या हो गया है कि वोट कैसे भी लो और सरकार बना लो। अब बिल्कुल जो न्याय करना होना चाहिए, जनता को सुरक्षित रखना, बहू बेटियों को सुरक्षित रखना, इससे तो वोट मिलता नहीं है, इससे तो सरकार बनती नहीं है। सरकार बनती है लाभार्थी वर्ग बनाने से, सरकार बनती है हिंदू मुसलमान करने से, सरकार बनती है विधायकों को खरीद फरोख्त करने से। तो हम तो 2 सीट मिले फिर भी सरकार बना लेंगे। तो लोकतंत्र यही है, क्योंकि हम उस दल को भी खरीदने का पैसा है मेरे पास, उस एमएलए एमपी को भी खरीदने का पैसा है, बना लेंगे सरकार। तो हमें क्या गरज पड़ी है कि बहू बेटियों के सम्मान के लिए हम एक्शन लें। इतनी बातें मैं बात में कह गया, आप लेकिन हंसते खेलते इतनी गंभीर बातें कह गए, मैं तो आपका कायल हो गया ओमनाथ जी। देखिए, तो वही है कि माने जनता क्या है। अच्छा, जनता को ना वो लोग सही चीज बताते भी नहीं है। और आपको हम बता दें, जब जब माने आप जनप्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं, तो एक बार थकते हैं, वो वही काम बार बार करते हैं और आके यहाँ बताएंगे कि हम आपका प्रतिनिधि करते हैं। आप बताइए, संसद जब चलती है, कितने लोग कितने सांसद जो जनता का सवाल पूछते हैं। माने अडानी का सवाल अगर पूछा जाता है कि उनको आप दे दिए, तो उस पे भी नहीं बोलेंगे। किसानों को क्या दिए उस पे भी नहीं बोलेंगे, किसी भी चीज पे नहीं। एकदम माने जनता वही चुन लेने के बाद फिर जनता का कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, रही बात न्याय की, न्याय तो जरूर मिलेगी, लेकिन उसमें क्या है कि जब न्याय अगर इतना डिले करके मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। माने कोई मतलब नहीं है। जो वो अपने जो लोग बैठे हुए हैं पहलवान खिलाड़ी, वो अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं। और एक और चीज, अगर वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो भाई प्रोटेस्ट में आप उनको कुछ करने नहीं देंगे, तो वो बैठ के वो अगर आपको अगर करने आएंगे कुछ, अगर वो प्रोटेस्ट में मार्च निकालना चाहते हैं, तो आपके पास कानून है बहुत सारा, आप उनपे उल्टा केस ला देते हैं। जो ही आप एक चीज का डिमांड करते हैं, उसके बाद उन लोगों पे केस का माने नया नया केस लगा के उनको और डिमोरलाइज किया जाता है, परेशान किया जाता है। वहीं पे हमको लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि इन लोगों को टॉर्चर करो, तंग करो। ये लोग नए बच्चे हैं, वो तो मजे हुए राजनेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह। और इतने मैंने जैसे कि बताया जाता है कि उनका गोंडा, अयोध्या, कई जिलों में उनका स्कूल के इतने बड़े मालिक हैं। तो वो कहीं ना कहीं से प्रभावित करेंगे। इनका कौन, इनको तो एक खिलाड़ी हैं, वो अपना खून पसीना बहाए, मेहनत किए और अपने देश का सम्मान बढ़ाए। तो वही जब हमको बहुत अफसोस होता है कि ये लोग जब बार बार बोलते हैं कि राहुल गांधी जाके वहां अपमान कर दिए, चाहे कोई भी व्यक्ति जो जाके बाहर में अपमान कर दिए। हालांकि यही काम हमारे पीएम भी पहले जब जाते थे तो बोलते थे कि मैंने हम दुर्भाग्य मना रहे हैं कि हम भारत में पैदा लिए, ये भी बाइक चल ही रहा है। तो जब वो थे तो वो बोलते हैं, तो इसको मुद्दा बनाते हैं। लेकिन जब पहलवान से बेइज्जती नहीं हो रही है, क्या तरीका है, समझ में नहीं आता है। और न्याय तो इन लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन वही डिले होने से इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा न्याय का। जी ओम जी, मैं आ रहा हूँ अपने साथी देवेश जी के पास। देवेश जी, जो स्थिति है, आपको याद होगा
कि सदन में जनता के सवाल उठाने के भी पैसे लिए जाते थे। याद आ रही है बात? जी जी। एक स्टिंग हुआ था, उसमें खुलासा हुआ था कि सांसद जनता सदन में सवाल उठाए, इसके लिए भी जनता से पैसे लेते थे। और हमने देखा है कि सांसद सभाओं में बोला करते थे, अब तो वो भी बोलना खत्म हो गया है, कि मैंने आपके सवाल सदन में उठा दिए। वो सोल्व हुआ सवाल नहीं हुआ उसको तो बहुत दूर की बात है, सदन में हमने सवाल उठा दिया, यही उपलब्धि थी। अब तो देवेश जी सवाल उठाना भी बंद हो गया, वो उपलब्धि भी खत्म हो गई। जी दरअसल ये बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है और हमारे ओमनाथ जी जो हैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जनता को जागरूक करने की जरूरत है। तो देखिए जनता तो जागरूक हो रही है। मुझे लगता है 2014-15 के बाद जो आम लोगों में राजनीति को लेकर जो इंटरेस्ट मैं देख रहा हूं, ये शायद पहले नहीं हुआ करता था। आज आप पार्क में चले जाइए, आप झूठ के लिए बोल दीजिए कोई एक राजनीतिक की बात, आपको वहां लोग घेर लेंगे और बहुत जल्दी दो फाड़ हो जाएगी पूरी भीड़। कुछ आ जाएंगे जो मोदी भक्त होंगे, कुछ आ जाएंगे जो एंटी मोदी भक्त होंगे, सो कॉल्ड। तो ये जो जनता को जागरूक तो कर दिया है, अब अपने अपने तरीके से जागरूक किया है। कुछ ने अपने स्तर पर जागरूक कर लिया है, कुछ ने, यानी जो आम लोग हैं पहले तो वैसे ही वो निष्क्रिय थे, अगर वो सक्रिय हुए भी हैं तो वो दो फाड़ हो गए हैं। यानी कुछ तो ऐसे हैं जो मोदी यानी या बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफत ही करेंगे। तो जो कायदे की बातें करने वाले लोग बहुत कम है और इसी आधार पर फिर वो वोटिंग होती है। सही कह रहे हैं आप ओमनाथ जी कि हम जो बीजेपी को वोट लोगों ने दिया था राम मंदिर बनाने के लिए दिया था, उन्होंने बना दिया। बीजेपी को वोट जो दिया था, आज भी आप बात कर लीजिए, हिंदुओं के लिए दिया था, हिंदू एकदम खतरे में आ गया। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था कभी हिंदू खतरे में। 2014 तक तो हम जर्नलिज्म में भी एक्टिव थे, इस तरह की कभी खबरें भी नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद अचानक हिंदू खतरे में है। अचानक छोटी छोटी बातों पर मतलब पता नहीं कितने तरह का तो जिहाद पैदा हो गया है अब, और वो सब न्यूज चैनलों से ही निकलता है। हमारे सुधीर चौधरी जी तो जो है जिहाद के एक्सपर्ट हैं, वो तो पता नहीं कौन कौन सी चीजों को जिहाद पैदा कर देते हैं। तो जब तक इन चीजों का ये चीजें सुधरेंगी नहीं तो उसके तब तक ये सवाल पूछना क्या है, मतलब सवाल का तो अब जब जवाब ही नहीं देना है, ना पत्रकारों को जवाब देना है, ना सदन में जवाब देना है। ऐसा कभी हुआ कि सत्ता पक्ष जो है सदन ना चलने दे? हमने तो ये पहली बार देखा। आप बताइए, शायद आप तो मुझसे सीनियर हैं प्रेम जी, आपने अगर कभी आपको याद हो, देखिए विपक्ष सदन नहीं चलने देता था किसी वजह से, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो सवाल तो जब जवाब ही नहीं देना है तो सवाल का मतलब क्या होता है? देवेश जी, आज मैं कहीं इसी बात पर कह रहा था कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कुछ बातें कही तो उनको गद्दार बोला गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं जवाब दूंगा सदन में, और बीजेपी सदन में जवाब नहीं देना चाहती थी राहुल गांधी को। तो सत्ता पक्ष ने पहली बार सदन नहीं चलने दिया, जो आप उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए कि राहुल गांधी बोल ना सके। और उसके बाद भी ये स्थिति हुई कि भाई न्यायालय के थ्रू वो फैसला आ गया। थ्रू इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ देवेश जी, कि न्यायालय के थ्रू ये फैसला आ गया कि राहुल गांधी सदन में ना रहे, क्योंकि आजम खान का उदाहरण हमारे सामने है। आजम खान ने जो हेट स्पीच दी, वो हेट स्पीच नहीं थी जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। और राहुल गांधी जी ने भी जो कहा वो किसी जाति का सम्मान नहीं है, हम भी अपमान नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मोदी कोई जाति नहीं होती है। मोदी हिंदू भी है, गैर हिंदू भी है, मोदी बनिया भी है, मोदी दूसरे समाज का भी है। तो मोदी कोई जाति नहीं है। ये हमें फौरी तौर पर गलत लगता है, लेकिन इसके बावजूद राहुल को बोलने नहीं देना है सदन में, तो सदस्यता ही खत्म कर दो। अब राहुल अमेरिका में बोल रहे हैं, क्या करें? राहुल अमेरिका में बोल रहे हैं, तो फिर उसमें भी मिर्ची लग रही है, तो फिर बोले कहां? दो प्रश्न आ गए जी। एक तो आपने जवाब दिया कि संसद में पैसा लेके सवाल उठाने वाला मामला वो भी खत्म हो गया, उठ ही नहीं रही, आवाज ही नहीं उठ रही। तो ये डेमोक्रेसी कैसी है जहां बोलने के लिए भी हमें मुश्किल है, हमारी आवाज सदन में नहीं उठ रही है। तो हमें इस डेमोक्रेसी से, इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से हमें छुटकारा पाना होगा कि नहीं? जी
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रेम जी। देखिए ये सवाल बड़े गंभीर हैं। दरअसल हम बड़े आसानी से कई बार लोग कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही। हत्या क्या हो रही है? लोकतंत्र अब बचा ही नहीं जी। अब जब लोकतंत्र ही नहीं है तो हत्या किसकी होगी? सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, अपनी बात आप कह नहीं सकते हैं। राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, ये देखिए अब ये तो फैशन हो गया जी। आपको एनआरआईज को भी को एड्रेस करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में चुनाव आपको लड़ना है, उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, तो वहां भी जाके आपको लॉबिंग भी करनी है। मोदी जी भी जाते हैं विदेशों में, तो वो तो वन वे होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज ने बुलाया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मोदी जी को तो नहीं बुलाया गया वहां। मोदी जी जब जाते हैं तो अपनी पीआर कंपनी को पहले भेजते हैं, वो जाके एक बहुत बड़ा सा इवेंट वहां क्रिएट करती है और कुछ गुजरात के और इधर उधर के जो एनआरआईज हैं उनको इकट्ठा करती है और फिर जाके मोदी 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 के नारे लगते हैं। मैं देख रहा था राहुल की जो स्पीचेस है, या कहा जाए जो इंटरेक्शन है, वो सवालों को लेते हैं, और उनके जवाब देते हैं। मोदी जी तो जवाब ही नहीं देंगे, तो मोदी जी सवाल क्यों लेंगे? मोदी जी ना पत्रकारों को जवाब देते हैं, ना आम आदमी के जवाब देते हैं। तो वो तो अपनी बात कहते हैं, मन की बात। हिंदुस्तान में भी मन की बात कहते हैं, वो जहां खड़े होते हैं वहां मन की बात कहते हैं और दूसरे की बात थोड़ी सुनते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं अब सत्यदेव चौधरी जी के पास वापस लौटता हूं और ये सवाल थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर, कि ये डेमोक्रेसी जब आवाज को चढ़ने नहीं दे रही है। इस बीच में स्वागत कर लेता हूं मोहम्मद रफी अता जी, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद रफी अता साहब जी। चौधरी साहब, आप इस बात को देखें। मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ मोहम्मद रफी अता साहब, चूंकि आपकी आवाज इको हो रही है। सत्यदेव चौधरी जी, तो यहाँ बोलने की आजादी खत्म है, जनता अपने मुद्दों को ले तो न्याय नहीं मिल रहा है। जहां इंसाफ नहीं हो वहां लोकतंत्र कैसा? जहां बोलने की आजादी पर ही खतरा हो वहां लोकतंत्र कैसा? तो हम लोकतंत्र किए जा रहे हैं। तो इस लोकतंत्र का विकल्प आप यथासंभव संक्षेप में बताइए, विकल्प क्या है? देखिए, लोकतंत्र तो इस राजनीतिक व्यवस्था में है ही नहीं। तो ये बात तो ठीक कहा भाई साहब ने कि इसकी हत्या हुई कहाँ? जब लोकतंत्र है ही नहीं तो हत्या भी नहीं हुई। और थोड़ी देर पहले जब अनिल भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे को बिना किसी राजनीतिक दलों के एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, मैं जो सत्य बहुमत की बात करता हूँ वो इसी तरीके की व्यवस्था है। सारे मतदाताओं को मिलकर जब बहुमत बनेगा तब ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप बहुमत से सरकार बनाते हैं, उस बहुमत का हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, और इसी वजह से हमारे इस इतना अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, धनबलियों का और दबंगियों का बोलबाला हो गया। यदि बहुमत का स्पष्टीकरण हो जाए, जो मैं बोलता हूं बार बार, सत्य बहुमत जिसको बोलता हूं, कि जैसे एक सांसद वोटों के बहुमत से चुना गया, उसी प्रकार जिस राजनीतिक दल को भी सबसे अधिक वोट मिल जाए, भले ही उसके सांसद हारे या जीते, यानी हम हारे हुए उम्मीदवारों के भी वोट गिनेंगे, अगर उसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं, जिस राजनीतिक दल के बिना गठबंधन के, बिना जोड़ तोड़ के, बिना साठगांठ के, बिना प्रश्न समझौतों के, यदि उसके पास सबसे ज्यादा मतदाता हैं, हम उसका बहुमत मानेंगे। एक अच्छे लोकतांत्रिक, अच्छे स्वस्थ आपकी बात में थोड़ा सा जोड़ते हुए थोड़ा मैं शामिल करूंगा मोहम्मद रफी अता साहब को। आपने जो बात कही वो डेमोक्रेसी में ऐसे डेमोक्रेसी की आप वकालत कर रहे हैं जिसमें जनता जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दे उसको बहुमत माना जाए। हम जैसे सांसद को चुनते हैं तो सांसद को मानते हैं कि उसको बहुमत मिला। हम सांसदों के बहुमत को मान करके सरकार बनाने वाली एक कुप्रथा को खत्म करें। ये सती प्रथा से भी खतरनाक कुप्रथा है, जो सांसद मिल जाते हैं कभी उस पार्टी के उस पार्टी के, और एक तरह से इस पूरे लोकतंत्र को सती कर देते हैं। ये जो सांसदों की खरीद फरोख्त से जो व्यवस्था चल रही है
व्यवस्था लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ना इंसाफी मजबूत हो रही है, इंसाफ कमजोर पड़ रहा है, जनता की आवाज कमजोर पड़ रही है, जनता की भागीदारी कम हो रही है। लोग एक दिन का लोकतंत्र में मतदान जो उत्सव बनकर रह गया है, उसके बाद विधायक या सांसद चुन लिए जाएं, सांसदों की हम खरीद फरोख्त कर लेंगे, हम सरकार बना लेंगे, और वो जिम्मेदारी जो हमें निभानी चाहिए कि बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा, वो हमें निभाने की कोई जरूरत नहीं, उससे सरकार थोड़े बनती है। क्या मोहम्मद रफी अता साहब? आपकी आवाज में बहुत खरखराहट है मोहम्मद रफी अता साहब। क्या दोबारा आप जुड़ेंगे? आप दोबारा एक बार जुड़ जाइए, शायद आवाज ठीक हो जाए। मैं इसी सवाल के साथ में तब तक अनिल गुप्ता जी के पास आता हूं। जी अनिल गुप्ता जी, एक बार प्रेम जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि ये लोकतंत्र जो कि नाइंसाफी को बढ़ावा दे रहा है, लोकतंत्र तो है नहीं, तो क्यों नहीं हम वैसे लोकतंत्र की ओर चलें जो जनता के बहुमत से, सत्य बहुमत से सदन का निर्माण हो, जो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। सैद्धांतिक रूप से मैं एकदम इस बात से सहमत हूँ, पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि जो विधानसभा या लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र के जितने मतदाता हैं उसका कम से कम 51% से वह प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। लेकिन इसमें तमाम कानूनी प्रक्रियाएं उत्पन्न होंगी। यदि कानून बनाने को करे तो कोई तैयार होगा नहीं ये कानून बनाने को, यदि कोई तैयार भी होता है। अनिल गुप्ता सर, क्षमा के साथ मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो सत्य बहुमत की बात जो कही जा रही है उसमें 51% की कोई वकालत नहीं की गई है। भाई सबसे ज्यादा जिसको वोट हो वो आकर के सरकार बनाए, ये सत्य बहुमत का सिद्धांत है। इस पर आप पक्ष विपक्ष आप बात रख सकते हैं। नहीं तो उसकी मॉडलिटी क्या होंगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला वो तो आज भी जीतता ही है। मेरा अपना व्यू है कि ऐसा कानून हो कि कम से कम निर्वाचन क्षेत्र में जितने मतदाता हैं उससे 51% से मिनिमम आवश्यक हो, अपरिहार्य हो जाए, ये मेरा व्यू है। कोई ना कोई मॉडलिटी तो हमें वर्कआउट करनी पड़ेगी ना बहुमत के लिए। अभी तो कोई बहुमत, चलिए हमें टोकना पड़ रहा है कि चलिए ना 51% वोट मिल गया, सदन बन गया, खरीद फरोख्त करके फिर सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था होगी तो सारे मतदाता को आप नहीं खरीद सकते, खरीद सकते तो खरीद लीजिए, सारे मतदाताओं को खरीद लीजिए। विधायकों के और सांसदों के बहुमत से अगर सरकार बनेगी तो चाहे 51% में जीत जाए या 25% में जीत जाए, इसी तरीके से खरीद बिक्री होती रहेगी। यह है सत्य बहुमत का सिद्धांत कि विधायकों और सांसदों के बहुमत से आप सरकार बनाने की प्रथा के बारे में न सोचें, यह सती प्रथा से भी खतरनाक है। मैं आऊंगा, मैं जब तक मोहम्मद रफी अता साहब जुड़ गए मैं तुरंत आता हूं अनिल गुप्ता सर, कि शायद वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं अवसर दे रहा हूं मोहम्मद रफी अता साहब। जी रफी साहब। जी जी, देखिए आवाज आ रही है ना मेरे साथ? बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। जी देखिए, ये जो अब बहुमत की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे लोकतंत्र में कमी नहीं है। लोकतंत्र के वर्तमान प्रहरी है, जो वर्तमान खेवनहार है, कमी उनमें है। दरअसल देखिए, एक बात तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो दलबदल कानून बना था उसमें कहीं ना कहीं खामी है। दलबदल कानून में होना ये चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर विधायक किसी भी विधायिका का, सांसद हो, विधायिका हो या किसी भी निकाय का चुना जाए तो उसको पूरे टर्म के लिए चुना जाना चाहिए और उसको जिस पार्टी से, जिस दल से वो चुन के आता है उसी का रहे। और ये बाध्यता होनी चाहिए किसी भी विधायक के प्रति, विधायक के लिए, किसी सांसद के लिए, मेरे को जो सदस्य चुन के आता है कि वो जिस पार्टी से, उस पार्टी से चुन के आता है उसी का रहे। मोहम्मद रफी अता साहब, ये भी गुलाम बनाने वाली बात होती है।
नहीं नहीं, गुलाम बनाने वाली बात नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं। देखिए, आप एक वर्डिंग लेते हैं, आप एक वर्डिंग लेते हैं, व्यक्तिगत आधार पे नहीं लेते। अगर मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि होकर चुनाव लड़ रहा हूं या कोई अमुक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होकर चुनाव लड़ रहा है, तो विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ रहा है, गुलाम नहीं है उसी विचारधारा के। ये थोड़ी है मैं आज जीत गया, वो जीतने के बाद जो घोड़ा रेस होती है उस घोड़ा रेस में मैं शामिल हो गया और बिक गया, तो ये एक गलत तरीके का है। तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि पूरे पीरियड में अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो अपनी पार्टी, वो अपनी सदस्यता छोड़े और दोबारा जिस पार्टी में जाना चाहता है उससे चुनाव लड़के दोबारा आए। बाध्यता होनी चाहिए, एक आदमी 5 साल तक रहेगा और एक ही पार्टी के साथ रहेगा। ये है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र में ये कहीं ना कहीं ये कभी दल बदल कानून में इसको ठीक करना चाहिए। विधायिका के ऊपर और सांसद संसद के ऊपर ये है जिम्मेदारी कि वो इसको ठीक करे। दूसरा, ये जो वर्तमान में जो हो रहा है, देखिए एक छोटी सी टिप्पणी। जी जी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, सुन लेते हैं आप। देखिए, अभी जैसे मोहम्मद रफी अता भाई साहब जैसे बोल रहे थे कि जिस राजनीतिक दल से एक सांसद या विधायक चुना गया वो उसी में रहना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेम जी कि गुलामी से भी ज्यादा गुलामी का निशानी है। जब एक राजनीतिक पार्टी जो होती है वो कोई राजाशाही नहीं होती, वो राजनीतिक पार्टी तो एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए देश के अंदर अच्छे से अच्छे नियम, अच्छे से अच्छी नीति कैसे बने उस पर विचार करने के लिए बुद्धिजीवियों को एक जगह बिठाने का एक मंच होता है। और हमने जो अपनी एक राजनीतिक प्रक्रिया के हिसाब से हमने एक सांसद चुना, तो वो सांसद जो है वो उस राजनीतिक पार्टी का नहीं है, उस राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो सांसद है पूरे देश का। क्योंकि अब मान लो एक बीजेपी का सांसद है और कोई विधायक, कोई बिल आया किसी और पार्टी के या किसी और की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से, और अगर वो बिल ठीक है तो क्या बीजेपी का जो सांसद होगा वो उसका विरोध करेगा? उसका जो ठीक बिल है उसको तो उसको सहमति देनी पड़ेगी ना। एक मिनट, क्योंकि जो सांसद है वो पूरे देश का सांसद है, उसके बनाए हुए नियम से, उसके बनाए हुए कानून से वो खाली अपनी पार्टी का नियम नहीं बनाता, वो पूरे देश के लिए नियम बनता है। इसलिए ये दल बदल कानून और जो व्हिप का कानून ये अलोकतांत्रिक कानून है। अगर आप चुनने के बाद में आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप किसी भी बिल के ऊपर स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उसको स्वीकार करना ही मेरी बाध्यता क्यों है? चौधरी साहब, आप जो कई बार जब जरूरत पड़ती है तो नेता ऐसा बोलते हैं। आपको याद होगा वीपी सिंह जब अल्पमत में थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो कह रहे थे कि जमीर की आवाज से वोट करती। तब कहाँ चला जाता है पार्टी के सिद्धांत पर चुन के आए तो पार्टी के ही साथ नहीं, हमें जरूरत है तो जमीर की आवाज पर वोट करते हैं। तो सांसद वाकई जो होता है जनता का प्रतिनिधि होता है, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती है, लेकिन उसमें भी एक लोच होती है। ये नहीं कि पार्टी के खिलाफ बोले तो पार्टी से निकाल दीजिए। आज पार्टियों ने अपने सांसदों को गुलाम समझना शुरू कर दिया है, ये समस्या है। जी मोहम्मद रफी अता साहब। नहीं, देखिए, गुलाम समझने की बात नहीं है, यहाँ गुलाम समझने की बात नहीं है। जो वर्तमान में जो सत्ता में जो अभी जो पिछले 10 सालों में जो आपने देखा है, घोड़ा रेस, जैसे मैंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग बोले या घोड़ा रेस बोले, घोड़ा रेस की बिक्री जो हो रही है ये अभी होने लगा है। इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएंगे और किसी भी तरह खरीद फरोख्त करो या कुछ भी करो कि सरकार हम बना लेंगे, तो ये एक परिपाटी चलिए। तो ये लोकतंत्र में कभी हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब थोड़ी देखा था, ये तो नहीं देखा था ना। और जो विचारधारा की बात है, पार्टियां विचारधारा से चुन के आके, ठीक है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, हम सरकार बनाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा की सरकार बन रही है। सुनिए, लोकतंत्र में ये गुंजाइश थी कि ये इस रूप में विकृत रूप में आए कि महिला खिलाड़ी यहाँ संघर्ष करते रहे और सत्ता उस पर खामोश रहे, जवाब न दे, ये स्थिति आई। बता रहा हूँ या जो भी खामी आई इसी लोकतांत्रिक यही पे आ रहा हूँ, यही पे आ रहा हूँ, यही पे इसमें हमारी नहीं, हमारी लोकतंत्र में कहाँ कमी है? इस चीज में हमारा लोकतंत्र में कमी नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं कभी उनमें है वो निरंकुश है और बेशर्मी के साथ राज कर रहे हैं। अभी आप देखिए, इसमें हमारा लोकतंत्र कोई जो प्रभावित नहीं होता ना, लोकतंत्र प्रभावित नहीं होता।
यहाँ जो अगर बेशर्मी के साथ जो बृजभूषण सिंह को सरकार अगर समर्थन दे रही है, खाली बृजभूषण सिंह को ही क्यों, इससे पहले भी कई मुद्दों पे, कई केसों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने बेशर्मी की तरह दिखाया अपना रूप, और आज भी दिखा रही है। तटस्थ रहते हैं, बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाते हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो जो वो सिंगल जो था इनका जो बलात्कारी था, जो विधायक था, उसका मामला हो, चिन्मयानंद का मामला हो, साध्वी प्रज्ञा का मामला हो, कितने मामले हम गिनाएंगे। और जो आज जो ये बिल्किस बानो का केस हो, बेशर्मी के साथ, जब बेशर्मी के साथ सरकार अपना रूप दिखाना शुरू कर दे, तो यहाँ जितने भी देखिए डेमोक्रेसी, जितने भी उदाहरण दे रहे हैं मोहम्मद रफी अता साहब, वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कम बेसी जो हो, और कम नहीं होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही। देखिए किसी का भी हो, किसी का, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, मैं दूध का धुला कोई नहीं होता, हो सकता है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरीके से बेशर्मी के साथ बलात्कारियों का साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी इस तरीके से हत्यारों का साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने किसी रूप में इस तरीके से कभी साथ दिया। आप देखिए चाहे वो कोई भी केस हो। ठीक है, मोहम्मद रफी अता साहब बीजेपी के कोई प्रवक्ता होते तो आपको जवाब देते। मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ अनिल गुप्ता जी के पास। अनिल गुप्ता जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, और मोहम्मद रफी अता साहब की आवाज़ बहुत बुलंद है, और इस बीच और भी चर्चा थोड़ी आगे बढ़ी है। हम जो इस नाइंसाफ़ी के दौर में गुजर रहे हैं, हम लोकतंत्र को हम सफल होता नहीं देख रहे हैं। हम ऐसे लोकतंत्र के बारे में सोच रहे हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता को लगे कि ये हमारा शासन है। अभी तो जनता ने वोट दिए और अपने उसके हाथ कट गए, ये सिचुएशन है। अनिल गुप्ता, मैंने इसीलिए कहा था कि जनप्रतिनिधि, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनका जनता के साथ एक औपचारिक संवाद की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि वो अपने प्रतिनिधि से क्या चाहती है। अभी तो कोई संवाद है ही नहीं। चुनने के बाद जनता की सुनने के बजाय जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी की सुनता है, पार्टी के आंकड़ों की सुनता है, पार्टी के जो भी संचालक हैं उनकी बात सुनता है, और उनकी बात नहीं सुनता है तो उस पर दल बदल की तलवार लटकी रहती है, जैसा कि आप भी संकेत कर रहे थे। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि जो सत्य बहुमत की बात हमारे माननीय सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं, वह साकार रूप में हमारे मेटेरियलाइज तभी होगा जब ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी। और उसी व्यवस्था के तहत मैं ये कह रहा था कि कम से कम न्यूनतम मत संख्या का निर्धारण जरूरी है कानूनी रूप से। अब बात आती है कि सत्य बहुमत यदि जनता जो चाहती है, जन आकांक्षाएं तब पूरी होंगी। वो मेरा ही अपना निजी मत ये है कि इस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से नहीं होगा। इसके लिए जनता को एक होना पड़ेगा, जनता को अपने प्रतिनिधि ग्रूम करके और उनको चुन के संसद में भेजने होंगे। जी, मैं ओम जी के पास आता हूँ। बहुत देर से ओम जी खामोश हैं, उनके भी मन में जो है विचारों की ज्वाला धधक रही है। मैं आग्रह करता हूँ कि ओम जी अब इस विषय पर बिना सवाल के मैं आपके पास आता हूँ टिप्पणी के। देखिए प्रेम जी, ये जो आरोप है कि मैंने उनमें कितने लोग हैं, इनमें कितने लोग हैं, कौन कैसे हैं, तो इसको हम आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाना दर्शकों को चाहते हैं। जैसे क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, हाँ, तो दोनों हो गए 22। अब वही हाल है हमारे हर पार्टी के, जो संसद में चुन के जाते हैं, ये सारे लोग वही हैं। उसमें नया कोई आदमी चला जाए, पहले तो कोशिश इन दोनों बड़ी पार्टियों की रहती है, चाहे जो भी उस खेल में इन्वॉल्व है, कि नया व्यक्ति कोई आ ना पाए। पहले इसमें ये सारे लोग एक साथ मिले जुले रहते हैं, और वही बंदरबाट, जैसे कि मैंने आज आप चला रहे हो, कल हम चलाएंगे, आज आपकी बारी, कल मेरी बारी। तो ऐसे जो हम 70 साल से जो इसी परंपरा पे चले आ रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा लीजिए, गरीबी मिटाने की बात हम बचपन से, जब से मैंने होश हुआ तब से सुनते आ रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुई। मोदी जी बोलते हैं टॉयलेट बनवा दिए इतना, आज भी आप गांव में चले जाइए, हम आपको कहिएगा तो जाके बता देंगे कई घर में आज भी टॉयलेट नहीं है, और वहाँ बहुत परेशानी है। आज भी बताते हैं कि इतना हम फ्री में अनाज देते हैं, वो जायज परिवार तक तो वो अनाज पहुंच ही नहीं पाता है, और उसमें भी घपलाबाजी है।
तो ये कह देने से सिर्फ वो जो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 15-15 लाख वाला जुमला था, हम लोग थोड़ा भटक भी गए हैं। हम लोग पहलवानों की बात करते करते ये उधर चले गए। तो उसी तरीके से लगता है कि ये जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाओ, प्रचारित करो, लेकिन बेटी पीएम आवास से महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ये सब 3 किलोमीटर के अंदर में ही होगा। वहां पे वो अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहां सुनने के लिए कोई खोज खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो उदाहरण हम लोग देते थे कि नाक के नीचे घटना घट रही है, ठीक है, नाक कान सबके नीचे है। शायद प्रधानमंत्री अगर इधर उधर जाते होंगे तो उस रास्ते से भी जाते होंगे, लेकिन वहां पे बैठे हुए हमारे माने पहलवान तो हम लोग जोड़ रहे हैं। पहलवान क्यों? मेरा मानना है कि एक उड़ीसा की, झारखंड की आदिवासी बेटी, चाहे कहीं दिल्ली की मॉडर्न बेटी, उसको बेटी से तुलना कीजिए, इसको कैटेगराइज मत कीजिए कि ये खिलाड़ी हैं। वो अच्छी बात है, वो तो और ज्यादा चिंता का विषय है कि वो खिलाड़ी हो के वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हमारे लिए एक बेटी होनी चाहिए, जो बेटी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बहुत दुखद पहलू है। देखिए कितना कितना माने वो खराब लगता है। बताइए तो आप कैसे झारखंड की अगर कोई बेटी जो तीरंदाज में है, चाहे किसी भी खेल में है, चाहे उड़ीसा की, चाहे और भी जगह की, उनकी बात कौन सुनता होगा? जरा वो कल्पना करके देखिए, वो दिल्ली में बैठे हुए तब तो कोई नहीं सुन रहा है, उनकी कितनी समस्याएं। हम तो कई बार विजुअल देखते हैं कि उन लोग के पास जूता नहीं रहता है, बिन जूता वो प्रैक्टिस करके दौड़ निकाल लेती हैं। तो उनके साथ कितना भेदभाव होता होगा। वो अपनी समस्या कहाँ रखे जब ये लोग दिल्ली में नहीं रख पा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये वही हम लोगों को वही चौधरी जी जो कहते हैं कि ये सिस्टम बदलना होगा, व्यवस्था बदलना होगा। आज जरूरी है, क्योंकि 70 साल से जिस व्यवस्था को लेके हम चले हैं, वहां से तो हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी बेटी बहू, चाहे खेल खिलाड़ी, चाहे गरीब गुरुआ, सब मैंने सही हो रहे हैं। थोड़ी कमी है, समय की बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल कमी है। मैं आता हूँ रफी जी, लेकिन थोड़ा देवेश गुप्ता जी का कमेंट ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। देवेश जी, ये हालात तो आप देख रहे हैं, एक तरफ हम डेमोक्रेसी के टूटने पर परेशान हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, और दूसरी तरफ नाइंसाफी का जो स्तर है, जिस तरीके से चिंताजनक होता जा रहा है, वो हमें डेमोक्रेसी की ओर देखने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सोचने को बाध्य कर रहा है। क्या टेक है आपका? दरअसल बात वहीं घूम के आ जाती है प्रेम जी, नाइंसाफी हो या क्योंकि निरंकुशता बढ़ गई है। अगर हम मौजूदा सरकार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो बहुत बड़ा इनको जो है समर्थन मिला और बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनाई, दूसरी बार सरकार बनाई, तो ये निरंकुश हो गए। कारण क्या है? अब नए तरीके आए, उन्होंने अपनी डिजिटल की टीम बनाई, आईटी टीम बनाई, और वो आईटी टीम बहुत ढंग से काम कर रही है। पूरे जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो उन्होंने ढंग से अपनाई और पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, और इस मामले में जो सफल रहे। जब तक इसको नहीं जोड़ा जाएगा, जो राहुल जी ने एक यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, और कांग्रेस बहुत उसको लगता भी है कि हाँ उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, कर्नाटक जीत गए। हालांकि कर्नाटक जीतने के पीछे और भी कई कारण रहे, लेकिन उनको लगता है कि हाँ ये उसको, और वो भी, और सही बात भी है क्योंकि उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला पूरे देश में। तो इस तरह की और यात्राओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब तक, देखिए, जब तक समाज में जो टूट पैदा हो रही है, जब समाज में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो बीजेपी लाई है, जिसमें वो सक्सेसफुल है, जब तक इसको नहीं भरने की कोशिश करेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि एक देखिए, बीजेपी का अपना एक अलग वोट बैंक है, उसको मालूम है ये वोट तो मुझे मिलना ही है हर हालत में। उसके ऊपर 2-4-5% मिल गया तो अपना उनकी बात बन जाती है। कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती, लेकिन बीजेपी का कितना नुकसान हुआ? बीजेपी का तो जितना वोट था थोड़ा बहुत ही मेरे ख्याल से कम हुआ था, शायद, मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया बीजेपी का। तो बीजेपी को ये मालूम है कि मैं अपने हिसाब से अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख के, लोगों को भड़का के, हिंदू और मुसलमान करके, राम मंदिर बना के, जनवरी में उसका उद्घाटन करके, उसके बाद चुनाव आने वाला, उसको मालूम है मैं वोट ले लूंगा, इसलिए वो निरंकुश है। उन पर किसी चीज का असर पड़ता ही नहीं है। जब वो लगता है कि नहीं, हाँ, यूपी चुनाव से पहले, जैसा कि मैंने भी आपको बताया
किसानों का मसला था वो उन्होंने फौरन बिल वापस कर दिया। नहीं तो बीजेपी इतनी हठी पार्टी, मतलब जिद्दी पार्टी, जिनकी ईगो तो पहाड़ से ऊपर है, वो किसी मामले पे अपना कदम पीछे हटाए ये तो कभी सोच ही नहीं सकता कोई। तो जब तक वो निरंकुशता नहीं खत्म होगी सर, तब तक ऐसे ही चलेगा। जी मोहम्मद रफी अता साहब अपनी बात रख लीजिए। जी देखिए, बिल्कुल सही कह देवेश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सवाल व्यवस्था, जैसे सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं, व्यवस्था बदलने की बात नहीं है, सत्ता जो है ये निरंकुश हो गई है। व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो बहुदलीय प्रणाली है, जो हम चुनते हैं कि सांसद चुन के आता है, उसके बाद जो दलीय चुनाव होता है, दल अपना नेता चुनता है, उसके बाद उसे जो सरकार का न्योता मिलता है, वो एक डेमोक्रेसी की सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श स्थिति है। लेकिन सुनिए बात, सुनिए साहब, अरे सुनिए मोदी सर, जी सुनिए से बात। पहले रामराज था क्या? सर रामराज नहीं, गांधी राज तो था, गांधी राज तो था ना, गांधी राज तो था। आधुनिक भारत में मैं ये नहीं कहता मैं राम का विकल्प गांधी हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत में गांधी राज था। गांधी एक आदर्श स्थिति है, गांधी की विचारधारा इस देश की आदर्श स्थिति है, जिसने जो आजादी की लड़ाई लड़ी है और हिंदुस्तान को आजाद करवाया, जिसकी विचारधारा इस देश की पोषक बनी है और जिसकी विचारधारा पे हम लोग चलने की हमने कसम खाई है और आज तक डेमोक्रेसी को जहां तक लेके आए हैं, उसी व्यवस्था जो बहुदलीय प्रणाली पे लेके यहाँ देखिए सुनिए यहाँ देखिए, हाँ देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात कहूंगा कि यहाँ गलती जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं ये है, गलत ये है। और दरअसल ये गलत क्यों है, देखिए इसके पीछे सोचने की बात है। गांधी के बिल्कुल विपरीत धुरी की जो पार्टी है, जो विचारधारा है, अब आरएसएस की विचारधारा, निरंकुश विचारधारा, अब हेडगेवार को पढ़िए, आप गोलकर को पढ़िए, आप सावरकर को पढ़िए, इनके जितने पूरे पुरोधा है उनको पढ़िए ना भाई, इनको सबको पढ़िए। आप तो आलोचना करते रहेंगे। अरे आलोचना नहीं करेंगे सर, आलोचना नहीं करेंगे, दरअसल वही है निरंकुशता। बैठेंगे आप लोग लड़ने लगेंगे। विचारधारा इस पार्टी की जब विचारधारा में निरंकुशता हो, विचारधारा में जो सामुदायिक द्वेष भरा हुआ हो, तो वहां आपको मिलेगा क्या? ये आपकी बात आ गई। देखिए ये देश 75 साल से आजादी के बाद समय बिता चुका है। 75 साल में दुनिया की जीडीपी में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन जो है आजादी के समय 3.7% था, 4% के करीब था और आज 3% पर आ गया। सारी सरकारें फैल रही हैं जनता के लिए। ये मत कहिए पिछली अच्छी थी आज बुरी हो गई। कहीं दुनिया में हमारा कंट्रीब्यूशन घट गया, 4% से 3% पर आ गए। अगर सक्सेसफुल रहता तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो सब कुछ ठीक चलता, फिर तो हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मैं ये कहता हूँ ना, मैं इसको ये देखिए, हाँ संक्षेप में मैं ये कह देता हूँ, आप 10 की दहाई के साथ जो हिस्से कर लीजिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और सरकार की कार्यप्रणाली के, जो कांग्रेस के 10 सालों की लगाइए ना, 10 सालों के लगाइए। 10 साल जो नेहरू जी के हैं, शास्त्री जी के हैं, इंदिरा जी के हैं, राजीव जी के हैं, जो नरसिम्हा राव के हैं, उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं या वीपी सिंह के हैं, आप 10 की दहाई के लगाइए ना, उससे आंकड़ा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा किसने कितनी तरक्की की है। और देश जो रसातल में गया है, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय गया है, वो जब गया है चरण सिंह के समय गया है, वो जब गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय गया, और सबसे ज्यादा जो देश डूबा है वो नरेंद्र मोदी के इस राज में डूबा। कारण वही है, देखिए सबसे ज्यादा कारण यहाँ महिलाओं की बात है। इन महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ रही है सरकार? कहाँ चुप है सरकार, कहाँ बैठी है? की बात आ गई। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल के भी कई एक उदाहरण हम रख सकते हैं भाई। हाँ तो देखिए ना, हम तो कह रहे हैं 10 सालों का करिए, याद नहीं है? अरे सर जगदीश टाइटलर याद नहीं है? कैसे कौन कहता है मिला है, सुन लीजिए। लेकिन अभी हम उस चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं। कानून को फेस किया है उन्होंने, सज्जन कुमार जी जेल गए हैं, कई लोग जेल गए हैं, कानून को फेस किया है उन्होंने। इसके बावजूद जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सवाल है कि जो बहुमत परिभाषित करने की बात है, सरकार बनाने का तरीका तय करने की बात है, उस पर दल बदल कानून में परिवर्तन होना चाहिए। दल बदल कानून में कमी है, खामी दल बदल कानून में खामी है, वो बदलना चाहिए। ये सब सब्सिडरी चीजें हैं, बहुमत परिभाषित नहीं है इस देश में, सरकार कैसे बनेगी ये चर्चा फिर आगे जारी रखेंगे। आज हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं।
आप सबसे विदा लेने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। ओमनाथ जी, सत्यदेव चौधरी जी, मोहम्मद रफी अता साहब, अनिल गुप्ता जी, देवेश गुप्ता जय जी, डांडी। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, नियमित चर्चा का हिस्सा